हेलो। 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 Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। Morning, sir. तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास फिर आज की। इसमें देखो, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे हम। लास्ट टाइम लिनियरिटी भी पढ़ ली थी हमने, टाइम इनवेरिएंस भी पढ़ लिया था। और उसके बाद मैंने एक प्रॉपर्टी और करवाई थी लास्ट टाइम आपको। आप एक बार अपने नोट्स चेक करो। उसमें मैंने बताया था आपको, शायद स्टेबिलिटी भी बताई थी। Yes, sir. और कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी? ये इनवेरिएंस भी की हुई है। उसके बाद ये हमने Static and dynamic system. हाँ, ये टाइम इनवेरिएंस किया है, पता लगाते हैं, स्टेबिलिटी भी कर ली है। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। तो अब ये उसके आगे हम करते हैं। ये मेरे कुछ नोट्स हैं पुराने, तो मैं थोड़ी आज उसकी मदद लूँगा। ये मैं अभी सेंड कर देता हूँ आपको। इसमें भी सेम वही लिखा हुआ है, स्टैटिक डायनामिक चेक करने के क्या कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसमें। ठीक है। एक प्रॉपर्टी और होती है, वो मैं यहाँ स्क्रीन पर समझाता हूँ आपको। आप चाहे साथ में नोट डाउन कर लो। इसको बोलते हैं इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। कि कोई भी सिस्टम आपका इन्वर्टिबल या नॉन इन्वर्टिबल होता है, उसे इन्वर्टिबिलिटी कहते हैं। दैट इज नोन एज इन्वर्टिबिलिटी। इन्वर्टिबिलिटी से हमारा मतलब होता है कि सिस्टम आपका इन्वर्टिबल होगा या नॉन इन्वर्टिबल होगा। देखो, इन्वर्टिबल सिस्टम कब होता है? जब आप, जैसे आपने कुछ इनपुट दिया किसी सिस्टम में, मान लो आपने कुछ इनपुट दिया xt, और उसके बदले में आपको आउटपुट में ऐसे मिल रहा है yt। ठीक है, मतलब इनपुट देने से आउटपुट आता है। अगर हम कुछ ऐसा कर सके जिससे कि इनपुट को वापस रिकवर कर सके इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, अगर ऐसा पॉसिबल है आपके सिस्टम में कि इनपुट को वापस रिकवर कर सकते हैं फ्रॉम आउटपुट, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ आउटपुट, तो वो सिस्टम आपका इन्वर्टिबल माना जाता है। ठीक है। अ सिस्टम इज सेड टू बी invertible if input can be recovered from the system equation in terms of output। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि आपको चेक करना है कि कौन सा सिस्टम इन्वर्टिबल है या नहीं है। चेक विच ऑफ दी फॉलोइंग सिस्टम आर इन्वर्टिबल और नॉट। मतलब हमें ये बताना है कि कौन सा इन्वर्टिबल है इसमें से। जैसे आपको दिया हुआ है वाई टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी, ये एक सिस्टम की इक्वेशन दी हुई है।
या मान लीजिए वाई टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स टी। तीसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक्स एन प्लस थ्री एक्स एन माइनस वन। फोर्थ एग्जांपल मैं लेता हूँ, वाई टी इज इक्वल टू सेवन एक्स टी 82। तो हमें इसके बारे में बताना है कि इसमें से कौन कौन सा इन्वर्टिबल है और कौन सा नहीं है। अब जैसे पहला ये वाला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर आपको वाई टी की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर टी। तो मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगा वाई टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी। अब ये स्क्वायर अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो वाई के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैं इनपुट की वैल्यू रिकवर कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ आउटपुट। तो इसका मतलब ये आपका सिस्टम इन्वर्टिबल है। इनपुट इज कैन इजीली बी रिकवर्ड। इनपुट को हम रिकवर कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट। तो इसलिए ये आपका सिस्टम आपका इन्वर्टिबल होगा। इसी तरह से जैसे मान लो ये दूसरा है, वाई टी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स टी। अगर मैं ये लिखता हूँ वाई टी इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स टी, इसके दोनों तरफ लॉग ले लें, इनटू लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो लॉग ई को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो एक्स टी इज इक्वल टू आपके पास आ गया वाई टी। तो यानी कि इनपुट को आप इजीली रिकवर कर पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ द आउटपुट। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि आपका सिस्टम इन्वर्टिबल है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसी तरह से अब जैसे हमसे पूछा जा रहा है थर्ड वाले में, थर्ड वाले में आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ जी ये इन्वर्टिबल है या नहीं। इनपुट निकालना है एक्स एन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे उधर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्स एन की वैल्यू निकालता हूँ। एक्स एन मेरे पास आ जाएगा वाई एन, वाई एन और ये उधर चला गया माइनस थ्री एक्स एन माइनस वन। तो कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर आपको इनपुट एक्सक्लूसिवली आउटपुट की फॉर्म में नहीं मिल पा रहा, मतलब आउटपुट है साथ में। तो इसका मतलब ये सिस्टम आपका एग्जैक्टली 100% सफिशेंट नहीं है, उसमें थोड़ा सा ये एक्स एन माइनस वन भी हमें जरूरी है। तो अरे वो ये वाला रिपीट कर दो सर। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपको इनपुट निकल रहा है एक्स एन की वैल्यू, वाई एन के साथ ये एक्स एन माइनस वन भी तो है। जैसे अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर x की वैल्यू सिर्फ y की फॉर्म में आई, यहाँ पर भी देखो x t की वैल्यू log y t आ गई, सिर्फ y की फॉर्म में आ गई, है कि नहीं। यस सर। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि सिर्फ y की फॉर्म में नहीं आई, यस सर। ये एक्स एन माइनस वन भी तो आ गया। तो इसका मतलब ये सिस्टम आपका नॉन इन्वर्टिबल है। देयरफॉर आउटपुट इज नॉट एक्सक्लूसिवली expressed in terms of input. Therefore, it is not the invertible सिस्टम नहीं। नोट डाउन कर लो आप इसको।
अब आ जाओ इधर, ये स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे। तो ये टोटल सिस्टम की जितनी प्रॉपर्टीज़ थी, ये नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। अब सर एक फोर्थ क्वेश्चन भी था सर। क्या कह रहे हो? एक फोर्थ क्वेश्चन भी था सर। फोर्थ क्वेश्चन? आपने 4 क्वेश्चन निकाले ना। इन्वर्टेबल नॉन इन्वर्टेबल से चौथा एक क्वेश्चन पार्ट भी था उसका, फोर्थ पार्ट। चौथा पार्ट भी था? फोर्थ पार्ट भी था सर। वो पार्ट आप, ये रहा ना, ये रहा। वो फोर्थ पार्ट आपका ये वाला होगा, वाई टी इज इक्वल टू 7xt, ये वाला कह रहे हो ना? यस सर। ये भी नॉन इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि इसमें भी आप ये देख पा रहे हो कि एक्स टी की वैल्यू एग्जैक्टली हम जब निकालेंगे तो इसको उधर ले जाना पड़ेगा, तो उसमें हाँ डबल जी सर। ऊपर चला जाएगा। हाँ जी। की वैल्यू एग्जैक्ट वाई टी की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी। यस सर। तो इसको भी फिर हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट इन्वर्टिबल सिस्टम। इसका भी आप ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है सर। अब ये नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है, ये स्टार्ट करते हैं। कन्वोल्यूशन का टॉपिक है ये वाला, इसको सीधा करना पड़ेगा नोट्स। शायद यहाँ कहीं ऑप्शन होगी। चलो पहले इसको डाउनलोड करते हैं। और सही है। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि कन्वोल्यूशन से हमारा क्या मतलब है। देखो, अब ये बड़े ध्यान से समझना आप इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन 100% आता है पेपर में, हमेशा आता है। सबसे पहली चीज़ कि डिस्क्रीट कन्वोल्यूशन क्या होती है। देखो, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है मेरे पास, ये एच एन, मतलब ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है आपको ये वाला, ये हमारा एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है। इसके इनपुट में हम यहाँ पर एक्स एन अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट में हमें वाई एन मिल रहा है। यानी कि जो एक्स एन है यहाँ पर ये इनपुट सिग्नल है और वाई एन हमारा आउटपुट सिग्नल है। अब जब आउटपुट हम निकालेंगे वाई एन, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इनपुट की कन्वोल्यूशन लेनी पड़ेगी। जैसे ये आपका इनपुट है और ये आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है एच एन, इन दोनों की आपस में कन्वोल्यूशन लेंगे तो हमें ये आउटपुट वाई एन मिलेगा। तो इसलिए इसका ये फार्मूला बनता है, वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन। स्टार का मतलब होता है वो एक्स एन और एच एन की कन्वोल्यूशन होगा। स्टार का मतलब कन्वोल्यूशन होता है। ये कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, अभी के अभी याद करना है। सिग्मा के गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक्स ब्रैकेट में के, फिर एच ब्रैकेट में एन माइनस के। तो इसको कैसे यूज करते हैं ये मैं अभी बताऊंगा। पहले आप मुझे इस फॉर्मूले कि जब भी हम कन्वोल्यूशन फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला डिस्क्रीट कन्वोल्यूशन का ये होगा, सिग्मा के गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक्स के एच एन माइनस के। माइंड में 2-3 बार रिपीट करोगे, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। सिग्मा के गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक्स के एच एन माइनस के, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो ये आप आगे पेपर में क्वेश्चन कर सकते हो। कर लिया? इसके बाद करने के स्टेप्स क्या होते हैं, ये हम ग्राफिकल कन्वोल्यूशन के स्टेप सीख रहे हैं कि ग्राफिकल कन्वोल्यूशन के क्या स्टेप्स हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो आपको क्या करना होता है,
क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें दी जाएंगी, एक आपको दिया जाएगा एक्सन, लो बेटा ये एक्सन है, और साथ में दे देंगे एक एच एन। मतलब कि एक आपको इनपुट सिग्नल दे देंगे और एक इम्पल्स रिस्पॉन्स दे देंगे। क्वेश्चन में ये दो दिए होंगे आपको, या जरूरी नहीं है कि ये दो दिए हों, या ऐसे भी लिखा हो सकता है एक x1n दे दिया और एक x2n दे दिया। ऐसे भी लिखा हो सकता है कि आपको कोई भी दो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल n की फॉर्म में दिए होंगे। तो जैसे चलो मैं इस केस में अभी ये मान लेता हूँ कि आपको xn और hn गिवन है, ठीक है, ये दो दिए हुए। अब आपको करना ये पड़ेगा कि पहले आप n की जगह k लिख दो। जैसे मान लो आपको xn एक्स के और एच के निकाल लो, मतलब n को k से रिप्लेस करके xn में n की जगह k कर दिया, hn में n की जगह k कर दिया, तो वो आपके पास xk और hk आ गया। इसके बाद आप इसकी मिरर इमेज कर दो, hk की मिरर इमेज करोगे तो h माइनस के बन जाएगा। तो माइनस के कर दें तो जो उसका ग्राफ होता है वो मिरर इमेज बन जाता है। तो अगर आप उसकी मिरर इमेज कर दोगे तो वो एच के एच माइनस के बन जाएगा। दो स्टेप हो गए। फिर तीसरा स्टेप है कि आपको जैसे ही एच माइनस के तो मिल गया, इसके अंदर एन जोड़ दो, यानी कि एन से इसको टाइम शिफ्ट कर दो, इसका ओरिजिन शिफ्ट कर दो। तो एन जोड़ दोगे इसमें तो इसका ओरिजिन शिफ्ट होकर ये एच माइनस के था, अब ये बन जाएगा एच एन माइनस के। ठीक है, जब ये एच एन माइनस के आपको मिल जाएगा, ये तीन स्टेप पूरे हो गए, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस एक्स के को और इस एच एन माइनस के को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई देन और सम कर दो, यानी कि एक्स के को और एच एन माइनस के को मल्टीप्लाई करके सिग्मा कर दो, सम कर दो, तो एक कॉन्वोल्यूशन आ जाएगी। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है, ये कैसे करना है, एक एग्जांपल लेते हैं। चलो पहले तो ये स्टेप्स आपको याद कर लो, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाउ टू फाइंड कन्वोल्यूशन, तो उसमें आप ये चार स्टेप लिख देना, इसको आप याद भी कर लो अपने माइंड में, इसको रिपीट करो ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद सर वो h माइनस के क्यों फाइंड करेंगे हम? एक्चुअली में क्या है कि हमें इस फॉर्मूले में देखो ना, हमें एच एन माइनस के चाहिए, यस। के का साइन माइनस का है ना यहाँ पर, ओके। तो इसलिए हमें एच के को एच माइनस के जब तक नहीं बनाएंगे तो वो एच एन माइनस के कैसे बनेगा। ओके ओके सर। आप ऐसे समझो ना, देखो आपके हाथ में ये एक्स एच के है, तो आपने पहले एच माइनस के बनाया, फिर उसमें आपने एन जोड़ दिया बीच में ही ब्रैकेट में, यानी कि एन से टाइम शिफ्ट कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, एच एन माइनस के। तो आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो, पहले आपने एच के लिया, मतलब पहले आपके पास एच एन था, एच एन को एच के बनाया, फिर एच के को एच माइनस के बनाया, फिर एच माइनस के को एच एन माइनस के बना दिया, ऐसे किया। अब ओके सर। इस क्वेश्चन के ऊपर, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। गिवन द सिस्टम विद द फॉलोइंग इम्पल्स रिस्पॉन्स, आपको एक एच एन दिया हुआ है, देखो एच एन की वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू है एच एन की, 2 की माइनस n 4n। यू एन 4 टू एन एन ब्रैकेट में है, इसे यूनिट स्टेप सिग्नल कहते हैं, यू के ब्रैकेट में अगर एन लिखा हो तो इसे यूनिट स्टेप कहते हैं। बस अब इतना याद रखो, ये वन होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ठीक है, अभी आप इतना याद रखो, बाद में फिर जब मैं बैकअप क्लास लूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो एच एन आपका आ जाएगा टू की पावर माइनस एन यू एन। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको समझ गए। अब आप आ जाओ फाइंड इट्स स्टेप रिस्पॉन्स। ये देखो ध्यान से पढ़ो, एक एक चीज जो है वो समझने वाली है। फाइंड इट्स स्टेप रिस्पॉन्स, क्या निकालना है, स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है बाय ग्राफिकल कन्वोल्यूशन। अब आप ये कहोगे जी ये स्टेप रिस्पॉन्स क्या होता है। देखो किसी भी सिस्टम को आप एक बॉक्स मान लो, में दिया हुआ है, ये एच एन दिया हुआ है। अब इसके इनपुट में अगर मैं स्टेप सिग्नल लगा दूं, स्टेप सिग्नल यानी यूएन, इसे स्टेप सिग्नल बोलते हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल। किसी भी सिस्टम के इनपुट में अगर यूनिट स्टेप सिग्नल लगा दें तो जो उसका रिस्पॉन्स निकल कर आएगा उसे स्टेप रिस्पॉन्स कहेंगे। फिर समझो, किसी भी सिस्टम के इनपुट में अगर स्टेप सिग्नल दिया जाए, इनपुट में यूएन लगा दें, ठीक है, तो जो उसका आउटपुट निकल कर आता है उसे स्टेप रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी कि स्टेप सिग्नल देने से जो रिस्पॉन्स आएगा दैट इज कॉल्ड स्टेप रिस्पॉन्स। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए नहीं जी इसका आप रैंप रिस्पॉन्स निकालो, तो यानी कि इनपुट में आपको रैंप सिग्नल निकाल लगाना पड़ेगा, तो ये रैंप रिस्पॉन्स आएगा।
नहीं जी, आप इसका एक्सपोनेंशियल रिस्पॉन्स निकालो, तो इनपुट में आपको एक्सपोनेंशियल सिग्नल लगाना पड़ेगा, जैसे ई की पावर मान लो 2n या कुछ भी ऐसा सिग्नल। तो जो रिस्पॉन्स हमसे पूछते हैं वो इनपुट में लगाना पड़ता है। जैसे आपसे स्टेप रिस्पॉन्स पूछा है तो आपको इनपुट में क्या देना है, इसका मतलब इनपुट में क्या अप्लाई करना है आपने, यूनिट स्टेप सिग्नल, तो आपको ये स्टेप रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलेगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये कैसे मिलेगा। अभी मैंने क्या सिखाया था आपको, किसी भी सिस्टम का जो आउटपुट होता है वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों की कन्वोल्यूशन लेकर निकालते हैं। तो आपको करना क्या है कि इसकी कन्वोल्यूशन इसके साथ करनी है, ठीक है। तो यानी कि जो आपको एस एन मिलेगा यहाँ पर, वो इसकी और इसकी कन्वोल्यूशन करके मिलेगा। अब कन्वोल्यूशन को स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं लिखता हूँ यू एन स्टार एच एन, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। कन्वोल्यूशन जो है ना वो कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव मतलब आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो एच एन को आगे लिख देते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं एच एन कन्वोल्यूशन यू एन। अच्छा, आप मुझे बताना जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। मैंने आपको बोला था याद कर लो, इससे पहले क्या आएगा, सिग्मा के गोइंग फ्रॉम minus infinity to plus infinity. के, मतलब जो पहली वैल्यू है उसमें के लिख दो, और दूसरी में एन माइनस के और यू एन माइनस के। ये देखो, ये याद करवाया था ना मैंने आपको, मैंने कहा था बेटा याद रखना, बाद में फिर ये मत कहना ये कहाँ से आया है। एक्स के एच एन माइनस के, यानी जो पहले नंबर होता है, जो पहली वैल्यू होती है उसमें के आता है, दूसरे में एन माइनस के आता है। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा एच के यू एन माइनस के। तो अब आपको, आप अपने माइंड में ये सोचो कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको तो यू एन माइनस के की ज़रूरत है। अब आपको करना क्या है, आपको पहले जैसे क्वेश्चन में यू एन पता है, तो पहले आप यू एन को क्या बनाओगे, यू के, फिर यू के में यू माइनस के बनाओगे इसे मिरर इमेज करके, फिर यू माइनस के को क्या बनाओगे, यू एन माइनस के। अभी यही समझा रहा था ना मैं आपको। फिर जब ये यू एन माइनस के एक बार आपके पास आ जाएगा, फिर इसको आप एच के से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके सिग्मा कर दोगे, समेशन कर दोगे, तो आपको ये स्टेप रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये स्टेप देखो यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये दिखाई दे रहा है आपको कि जैसे ये सिस्टम है आपका एच एन, इसके इनपुट में क्या दे रहे हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल यानी यू एन, तो आउटपुट में आ रहा है एस एन यानी कि स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक है। यही बताया था मैंने। और मैंने उसके बाद क्या बताया कि अगर आपको एस एन चाहिए तो एस एन निकालने के लिए आप क्या करोगे, यू एन की कन्वोल्यूशन किससे करोगे, क्या बोला था मैंने, यू एन की कन्वोल्यूशन किससे करोगे, 10 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, एस एन, बताया था ना ये। तो कन्वोल्यूशन के लिए आपको स्टार लिखना होता है, तो यानी कि यू एन स्टार एच एन, तो आपने ये लिखा यू एन स्टार एच एन। इसके बाद अब आपको, मैंने बोला था ये कम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यू एन स्टार एच एन को आप ऐसे लिख लोगे एच एन स्टार यू एन। बाद आपके पास, मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्मूला आपकी टिप्स पर होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। तो एच एन कन्वोल्यूशन यू एन को आप क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, देखो एच के मतलब पहले वाली जो नंबर है उसमें क्रे, और दूसरे वाला जो नंबर है उसमें एन की जगह एन माइनस के, यानी कि एच के यू एन माइनस के। बात समझ आ रही है जी सर। आपको। अब आगे के स्टेप देखो। अब आपने क्या करना है यहाँ पर कि एच के की वैल्यू पुट करनी है। एच के की वैल्यू हमें यहीं से ही मिलेगी। मैंने क्या बोला था कि आपको एच के कैसे मिलेगा, एन की जगह के कर दो, बस जहाँ जहाँ पे एन दिख रहा है वहाँ के कर दो। तो एच के आपको क्या मिल गया, एच के इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 की पावर माइनस के यू के। देखो इसको यहाँ पुट किया हुआ है, तो एच के की जगह ये रख दिया, देखो 2 की पावर माइनस के यू के। अभी इसके साथ हमने कोई पंगेबाजी नहीं की, यू एन माइनस के ऐसे का ऐसे ही है, ठीक है ना। इसको हम ग्राफिकली निकालेंगे। अब यहाँ पर याद रखना कि यूनिट स्टेप सिग्नल हमेशा 1 होता है, तो यूके की वैल्यू भी देखा जाए तो 1 ही है, इसकी वैल्यू भी 1 है, लेकिन लिमिट चेंज होगी। अभी लिमिट को चेंज करने के लिए ग्राफ बनेगा। जो लिमिट है, जैसे मैं इसको और इसको 1 पुट कर दूंगा,
तो जो मेरी लिमिट होगी वो 0 से n हो जाएगी। अब ये 0 से n कैसे हुई इसको मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज ये आपका यूके है, यूनिट स्टेप सिग्नल। देखो ऐसा होता है, दिस इज यूनिट स्टेप सिग्नल। यहाँ बना देता हूँ। यूनिट स्टेप सिग्नल 0 से चालू होता है और इनफाइनाइट तक उसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब ये जो इसकी वैल्यू है ये 1 है इनफाइनाइट तक। इसे हम बोलते हैं यू टी। अगर आप n की टर्म्स में लोगे तो यू एन हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लगानी पड़ेगी फिर उसमें आपको, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो आप यहाँ लिखोगे यू एन, और यहाँ पर भी फिर t की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, n। ठीक है। अब मैंने कहा कि जी पहले आप इसको k कर दो, यू के कर दो। चलो जी यू के कर दिया आपने, तो फिर अब आप यहाँ पर भी n की जगह k लिखना पड़ेगा। चलो ये लो मैंने k कर दिया। अब उसके बाद मैंने कहा नहीं जी इसे u माइनस के करो। तो u माइनस के करने के लिए अब आपको इसकी मिरर इमेज बनानी पड़ेगी। इसकी मिरर इमेज हमें कैसे मिलेगी? मिरर इमेज का मतलब होता है कि जो सिग्नल को आप पलटा दो, पीछे की तरफ कर दो। ये मिरर इमेज जो मिली इसकी, मतलब अब माइनस इन्फिनिटी तक, तो मैं इसको लिखूंगा u माइनस के। फिर अब इसके बाद मुझे इसको बनाना है u n माइनस के। तो u n माइनस के बनाने के लिए मुझे इसका जो ओरिजिन है जो अभी 0 पर है, अब मुझे इसका ओरिजिन किसी पॉइंट n पर करना है। जैसे कि मैं अपनी तरफ से ये n पॉइंट लेट कर लेता हूँ, यहाँ पर है। तो ये मुझे इसका नया ओरिजिन बनाना है, ये वाला। तो अब नया ओरिजिन इसका n पर है। पहले देखो ओरिजिन 0 पर था, अब नया ओरिजिन n पर है। सो दैट्स वाई मैं इसे बोलूंगा दिस इज u n माइनस के। अब मेरे को क्या करना है कि यू एन माइनस के को और यू के को मल्टीप्लाई करना है। मुझे यू के को और यू एन माइनस के को मल्टीप्लाई करना है। तो एक को दूसरे के ऊपर रखकर देख लो, भले फर्स्ट और लास्ट को, फर्स्ट और लास्ट को एक दूसरे के ऊपर रखकर देखेंगे हम। तो मैं ये देखता हूँ कि जो हमारा पहला सिग्नल है वो ये है यू एन माइनस के, जिसका ओरिजिन एन पर है। यू एन माइनस के दूसरा अब मैं रेड कलर से बनाता हूँ। वो ये रेड वाला जो है ये यू एन है, मतलब यू के है। तो यू एन माइनस के और यू के, इनको जो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो जो इसका कॉमन पार्ट आएगा ये वाला, वो सिर्फ ये बीच में आएगा, यहाँ पर 0 से n के बीच में। जब इनको हम मल्टीप्लाई करोगे यू एन माइनस के और यू के को, देखो यू कैसे आगे जा रहा है और यू एन माइनस कैसे पीछे जा रहा है। जब इसे और इसे उठाकर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक पीछे जा रहा है एक आगे जा रहा है। तो इनका जो कॉमन पार्ट है वो सिर्फ 0 से n तक आएगा। सर एक बार थोड़ा सा रिपीट करोगे, ये सिग्नल्स कैसे बनाया आपने? तो वो यू यू के वहाँ कैसे है? मैंने एक को एक दूसरे के ऊपर कर दिया। मैं ये समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने ये यू के बनाया, यूनिट स्टेप सिग्नल ये होता है। उसके बाद मैंने इसे मिरर इमेज की u माइनस के, यानी कि उसको मिरर इमेज कर दिया पीछे की तरफ, तो वो u माइनस के बन गया। फिर उसको मैंने यू एन माइनस के बनाना था, जो इसका ओरिजिन है 0 की बजाय n पर कर दिया, तो वो बन गया यू एन माइनस के ये। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है। मतलब क्वेश्चन में ये लिखा है ना यू के इंटू यू एन माइनस के,
तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो एक को एक दूसरे के ऊपर रखना है, यानी कि इसको इसके ऊपर लेकर आओ, इन दोनों को एक दूसरे पर लाओ। जैसे ये पीछे जा रहा है यू एन माइनस के, देखो ये पीछे जा रहा है ब्लू वाला, ठीक है। इसको मैं यू के को रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रेड वाला ये यू के तो आगे जा रहा है ना जीरो से, तो इसलिए मैंने ये रेड वाला जो सिग्नल है यू के, ये आगे की तरफ दिखाया, ये आगे जा रहा है, ये जा रहा है। एक के ऊपर एक दिखा दिया ना, मतलब एक ही ग्राफ में दो सिग्नल दिखा दी। तो अब इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा हुआ, देखो एक पीछे जा रहा है, एक आगे जा रहा है, तो दोनों का जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो सिर्फ ये वाला हुआ ना, जीरो से एन तक। तो ये सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने, आप इसको याद ही रख लो सीधा। यहाँ देखो, सेम वही बताया, यू के आगे जा रहा है, यू माइनस के पीछे जा रहा है, यू एन माइनस के को एन पर ले आए। सेम यहाँ पर देखो, ये यू के था, उसके बाद ये मिरर इमेज करके यू माइनस के आया, फिर उसको एन पर शिफ्ट किया, यू एन माइनस के बन गया। फिर हमने देखा कि ये जो पीछे जा रहा है ये यू एन माइनस के, और जो ये आगे जा रहा है ये यू के है। इन दोनों का कॉमन पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर कितने तक है, एन तक। सो दैट इज वाई आप इधर देखो ऊपर, जब हमने इसमें कन्वोल्यूशन फाइंड की, तो हमने ये यू के और यू एन माइनस का जो प्रोडक्ट है इसको तो वन लिखा, 1 × 1 1 होता है, लेकिन ये जो सिग्मा है, इस सिग्मा की लिमिट देखो मैंने क्या कर दी, जीरो से एन। क्यों की मैंने जीरो से एन, क्योंकि मैं समझा चुका हूं आपको कि इनका जो कॉमन पार्ट होगा वो कहां से कहां तक जाएगा, वो जीरो से एन तक जाएगा। तो अब जैसे मान लो मुझे इसको फाइंड करना है, तो मैं यहाँ स्क्रीन पर समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो आपके पास था स्टेप रिस्पॉन्स निकालना था आपने एस एन, तो आपने ये लिखा जी, जो इनपुट दे रहे हैं यू एन कन्वोल्यूशन एच एन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यू एन तो यू एन है। अब मैंने इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा, मतलब पहले मैंने एच एन आगे लिख लिया और यू एन को मैंने बाद में लिखा। फिर मैंने सिग्मा लगाया, सिग्मा के गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एच के यू एन माइनस के। फिर मैंने एच के की वैल्यू डाली, एच के की वैल्यू है 2⁻⁻k इंटू यू के। अब फिर यू एन माइनस के की वैल्यू मुझे पता नहीं थी, तो वो मैंने ऐसे ही रहने दी। फिर मैंने ग्राफ वगैरह बना के देखा कि इसका और इसका जो प्रोडक्ट है उसकी सिग्मा की लिमिट जीरो से एन जा रही है ये दोनों वन ही है, यूनिट स्टेप सिग्नल ऑलवेज वन होता है। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पर लिख दिया कि सिग्मा की लिमिट जो मेरी जा रही है वो कॉमन ओवरलैपिंग पार्ट जीरो से एन तक जा रहा है, और ये दोनों वन है, यहाँ भी वन लिख दिया और यहाँ भी वन लिख दिया। तो अभी मेरे पास आ गया के गोइंग फ्रॉम जीरो से एन 2⁻⁻k। अब मुझे इसको सिग्मा करना है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन। तो जीरो से स्टार्ट कर दो, तो पहले आएगा 2⁻0, फिर आएगा 2⁻⁻1 के को, मतलब मैं वन से जीरो से एन तक ले जा रहा हूँ, फिर आएगा 2⁻⁻2, फिर आएगा 2⁻⁻3, ऐसे करते करते 2⁻k तक जाएगा। तो ये आपका एक तरह का जीपी बन गया, 1/2, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर, करते करते 1/2k। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें टोटल आपकी जीरो से के एन तक काउंटिंग जा रही है, ये एन है सॉरी, जीरो से एन तक काउंटिंग जा रही है। तो टोटल n+1 टर्म्स हुई ये वाली। n+1 टर्म्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है a × 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये जीपी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म है आपकी 1 × 1 माइनस कॉमन रेशियो है 1/2 की पावर, जितनी टर्म्स n+1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2। तो 1 माइनस 1/2 1/2 है, वो ऊपर जाके 2 हो गया, 1 माइनस 1/2 रेज टू द पावर n+1, ये इसका आंसर है। अब यही चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ नोट्स में, ठीक है। यहाँ बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। पहले आपने इसको खोला, खोलने के बाद ये फार्मूला लगाया, क्योंकि इसमें n+1 टर्म्स हैं, ये जीरो से n तक काउंटिंग जा रही है, ये थोड़ा सा सही कर लेना, यहाँ पर n+1 आएगा, ठीक है, क्योंकि जितनी टर्म्स होती हैं उतनी पावर में आता है।
तो ये आपका फाइनल आंसर है स्टेप रिस्पॉन्स का, यहाँ n+1 होगा बस, दैट्स इट, बाकी सब इसमें नोट्स में कोई गलती नहीं। ठीक है, ये वही चीज़ दोबारा उसकी फ़ोटो खींची हुई है। अब आ जाते हैं कन्वोल्यूशन जो हमने सीखी अभी, उस कन्वोल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, अभी मैंने क्या बताया, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव से क्या मतलब है हमारा, कि आगे पीछे करके लिख सकते हैं, 1 × 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1। इसके बाद हमारी कन्वोल्यूशन एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव मतलब जैसे मैंने दो सिग्नल की कन्वोल्यूशन की, x1 कन्वोल्यूशन x2, फिर जो रिजल्ट आया उसको x3 के साथ कन्वोल्यूट किया, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, नहीं जी पहले आप x2 x3 की करोगे कन्वोल्यूशन, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको x1 के साथ कन्वोल्यूशन करोगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, कि ज़रूरी नहीं है कि पहले 1 2 की करो फिर जो रिजल्ट आया उसके 3 के साथ करो। ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 2 और 3 की कर लो और फिर जो रिजल्ट आया उसको बाद में 1 से कर लो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, मतलब ब्रैकेट को खोल सकते हैं। जैसे x1 को अंदर ले आओ आप, x1 × x2 फिर प्लस x1 × x3। ये कुछ हो रहा है, लीनियरिटी, इसको छोड़ दो। कॉजल सिस्टम बता दिया था आपको, कॉजल नॉन कॉजल। कॉजल नहीं बताया ना, अब ये कॉजल सीखो अपने आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी सिस्टम को हम कैसे चेक करते हैं कि वो कॉजल है या नॉन कॉजल सिस्टम है। देखो सबसे पहली चीज आपकी ये याद रखना कि कॉजल सिस्टम किसे कहते हैं, जिसका जो आउटपुट है वो इनपुट की प्रेजेंट और प्रीवियस वैल्यू पर ही डिपेंड करता है, वो कॉजल है। जैसे आप ये देखो, मान लो ये आपका एक सिस्टम है, इसमें आप कुछ इनपुट अप्लाई कर रहे हो। सर ये आपने करवाया हुआ है। कॉजल सिग्नल कराया मैंने, कॉजल सिस्टम नहीं कराया। यस। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉजल सिस्टम अलग होता है, कॉजल सिग्नल अलग होता है। ठीक है, ये करना जरूरी है। अब जैसे मान लो कोई सिस्टम का आउटपुट आ रहा है वाई एन, इनपुट आप दे रहे हो एक्स एन। अगर आउटपुट की वैल्यू इनपुट की प्रेजेंट और प्रीवियस वैल्यू पर डिपेंड करती है, आउटपुट की वैल्यू अगर सिस्टम के इनपुट के प्रेजेंट और प्रीवियस वैल्यू पर ही डिपेंड करती है तो कॉजल है। लेकिन अगर ये फ्यूचर पर करने लग जाएगी तो वो नॉन कॉजल हो जाएगा। अब जैसे सपोज मैं ये कहता हूँ कि ये जी आपका जो वाई एन है दैट इज xn+2। अब सपोज मैं n की वैल्यू यहाँ 0 ले लेता हूँ, तो y0, n को 0 पुट करना दोनों तरफ, तो y0 क्या आएगा आपके पास, y0 आ जाएगा x2। इसका मतलब 0 सेकंड पर जो आपका आउटपुट है वो आपके 2 सेकंड पर इनपुट के बराबर है। यानी कि आप ये इमेजिन कर लो जैसे घड़ी में 11 बजे हुए हैं और आप ये कह रहे हो कि 11 बजे हैं, जैसे 11 बजे आप ये कह रहे हो कि ठीक 1 बजे जितने लोग यहाँ से गुजरेंगे उतने रुपए मेरे से अभी ले लो। मतलब आप मेरे को ये कह रहे हो कि 11 बजे आप मुझे कह रहे हो कि इस दरवाजे में से ठीक 1 बजे जितने लोग आएंगे उतने पैसे मेरे से अभी ले लो। पॉसिबल है ये? मतलब कि कोई ऐसा इनपुट है जो फ्यूचर में अभी होना है और वो हमें पता भी नहीं है कि फ्यूचर में वो क्या होगा, और उसकी वैल्यूएशन आप अभी करना चाहते हो। नहीं जी, दोपहर को 1 बजे अगर यहाँ जितने लोग आएंगे उतने पैसे मेरे से अभी ले लो। अब वो कितने आएंगे वो तो उस टाइम पर जाके ही पता चलेगा ना। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें कि इनपुट की फ्यूचर वैल्यू आ जाती है आउटपुट निकालने के लिए, तो वो नॉन कॉजल हो जाता है। अब जैसे सपोज ये पहला सिस्टम है आपका, ये वाला, यहाँ लिखा है वाई एन इज टू एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन प्लस 6x(n-3). अब यहाँ पर ये एक्स एन का मतलब होता है प्रेजेंट इनपुट। अगर सपोज मैं लिखता हूँ xn-1, तो ये हो गया 1 सेकंड बाद वाला इनपुट, और xn-3 यानी 3 सेकंड बाद वाला इनपुट। जैसे मैं अगर n को 0 लूँ, लेट से n को मैं
0 लूँ तो ये मेरी x की वैल्यू क्या बनेगी, x0, y की वैल्यू क्या बनेगी, x-1। पास्ट हुआ ना ये, तो x यहाँ क्या बनेगा, -3, ये भी पास्ट हुआ। तो पास्ट चलता है। जैसे मतलब मैं आपको कह दूं कि 11 बजे हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सुबह 9 बजे जो कौन कौन आए थे यहाँ पर, वो तो आप कैमरे से देख लोगे। रात को 10 बजे कौन आया था, वो भी कैमरे से देख लोगे। तो पास्ट के जो इनपुट्स हैं वो तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं उनको, लेकिन फ्यूचर में क्या आएगा वो नहीं कर सकते। तो ये दोनों पास्ट के हैं, xn-1 xn-3, ये प्रेजेंट है। तो इसको यूज करके मैं आउटपुट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरा सिस्टम कॉजल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ गड़बड़ है, देखो यहाँ xn+1 आ गया, मतलब आपको 1 सेकंड फ्यूचर में जाके जो इनपुट है वो निकाल के फिर इसको प्रेजेंट आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो ये गलत है। ये वाला सिस्टम आपका नॉन कॉजल होगा क्योंकि इसमें फ्यूचर इनपुट की ज़रूरत है। ये वाला सिस्टम आपका कॉजल है क्योंकि इसमें पास्ट इनपुट्स की ज़रूरत है, वो तो आपको पता ही होंगे या स्टोर कर सकते हो आप। ये कॉजल है, ये नॉन कॉजल है। ये वाला भी नॉन कॉजल है क्योंकि इसमें x ब्रैकेट में -n आ गया। अब आप कहोगे -n होने से ये नॉन कॉजल कैसे हुआ? देखो आप n की वैल्यू लेट से -1 ले लो, तो y-1 इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो गया। मतलब जैसे yn इज इक्वल टू x माइनस n लिख रहा हूँ मैं, मान लो, तो n को -1 लेने से माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यानी कि -1 तो पास्ट है लेकिन 1 फ्यूचर है। कोई भी नेगेटिव नंबर जो होता है उसमें अगर n को माइनस ले लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ये आगे समझाया हुआ है इसी नोट्स में। इसी तरह से जो x2 है ना, ये भी फ्यूचर हुआ ना, डबल टाइम पर जा रहे हो आप, फ्यूचर है ये, फ्यूचर में जा रहे हो। तो इस तरह से आप ये इन जनरल याद रखना कि x n के अंदर जैसे कुछ ऐड हो रहा हो, n का साइन नेगेटिव हो, या n की पावर में कुछ हो, या मान लो n के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो के, तो ये सारे के सारे आपके नॉन कॉजल सिस्टम बना देते हैं। कहीं पर भी ये देखने को मिलेगा नॉन कॉजल है। इवन डिवाइड बाय 2 ये भी नॉन कॉजल है, इसमें भी आप फ्यूचर में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल यहाँ दिए हुए हैं, फ्यूचर इनपुट प्रेजेंट इनपुट इज इक्वल टू प्रेजेंट आउटपुट। तो ये मैं नोट्स आपको सेंड कर रहा हूँ। ये भी मैंने बता दिया कि के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो, ऐड हो, डिवाइड हो, पावर में जाए, तो ये सारे के सारे सिस्टम आपके नॉन कॉजल बनते हैं। ये भेज रहा हूँ आपको मैं। ये तो डाउनलोड ही नहीं किया, पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। कन्वोल्यूशन एंड सिस्टम अच्छा ही कर लिया। ये तो सारा करा ही दिया था। चलो फिर भी इसको भी भेज देता हूँ। 2018 ये पढ़ लेना आप। ये 2 नोट्स भेज दिए मैंने, ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो इसको बेटर यही है कि आप इसको अपनी कॉपी एक बना लो, उसके अंदर नोट डाउन करो ये सारा, ठीक है, जितना ये आपका अभी तक कवर हुआ है। तो ऑलमोस्ट 1 यूनिट आपका हो चुका है। आप इसको कॉपी में अच्छी तरह से लिख लो, इसका टेस्ट दो अब आप।
बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी इसकी कंटिन्यूस कन्वोल्यूशन भी है, उसके भी नोट्स अभी सेंड करता हूँ आपको, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। सर जो इससे पहले हुआ था वो भी उन्हीं नोट्स में है? नोट्स तो मैं फिर सारे आपको शुरू से भेजूंगा, बाकी ये सब बच्चों को भी दोबारा से भेज दूंगा एक बार, जितना भी तक कवर हुआ है। फिर जो रह जाएगा वो बैकअप क्लास में करवा दूंगा आपको। ओके सर।